गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू proportion with the between the various long term source of finance in the total capital of the firm. For example, if यदि हमें अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैश की आवश्यकता है और वो कैश हम कहाँ से लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इन सोर्सेज के अंदर से यदि हम पैसा लेके आते हैं, मान लेते हैं हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो 10 लाख रुपए में से हम 2 लाख रुपए इक्विटी से ले आते हैं, 5 लाख रुपए डिबेंचर से ले आते हैं, 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से ले आते हैं। तो इनकी जो रेशो होती है हम उस रेशो को कैपिटल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं कि इन प्रोपोर्शंस कितना कितना अमाउंट हमने इनसे लिया, उसकी जो रेशो है हमारी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। फाइनेंशियल मैनेजर चूज द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड मिनिमम रिस्क एज वेल एज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, जो अभी मैंने ये बोला कि हम कौन से सोर्स को चूज करते हैं जिसमें रिस्क मिनिमम हो और ओवरऑल कॉस्ट, उस 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट है, उस 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट है हमें कम से कम पड़े। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें फर्म को कैश कलेक्ट करने में उसकी कॉस्ट कम आती है और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ एक थ्योरीज आज पढ़ेंगे। मोस्टली 4 थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स की जो डिफरेंट ऑथर ने दी हैं। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। फर्स्ट वन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, नेट इनकम थ्योरीज। नेट इनकम थ्योरी जो सुजेस्ट की थी वो डेविड डुरांड ने की थी। ये थ्योरीज क्या बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये थ्योरी कहती है कि यदि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस इक्विटी को कांस्टेंट रख के यदि हम डिबेंचर्स यूज करते हैं, चीप सोर्स ऑफ कॉस्ट, डिबेंचर्स चीप कॉस्ट है। कारण उसका क्या है, क्योंकि वो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से एज ए एक्सपेंसेस वहां से हम माइनस कर देते हैं। तो जो ये डेविड डुरांड है वो क्या कहते हैं कि यदि हम इक्विटी शेयर्स को कांस्टेंट रखते हैं और डिवेंचर्स को बढ़ा देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाती है और जो फर्म की वैल्यू है, फर्म की वेल्थ है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डेविड डुरांड क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इज इंक्रीज एंड डिक्रीज overall cost of capital by increasing the proportion of debt financing in capital structure। जैसे जैसे हम अपनी कैपिटल में डेट कैपिटल को शामिल करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम होती रहेगी और हमारी फर्म की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी। उसका कारण क्या है, ऐसा होने का कारण उन्होंने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है आर लोअर देन डिविडेंड रेट। इक्विटी की रेट से, इक्विटी शेयर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं उसके मुकाबले में इंटरेस्ट रेट डिवेंचर होल्डर को काफी कम दिया जाता है। सेकंड वन कारण उसका क्या है, बेनिफिट ऑफ टैक्स, बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देते हैं। तो इस थ्योरी की कुछ एक एजम्पशंस हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये नॉर्मली हमें पता भी है, लेकिन इस थ्योरी में ये मान के चल रहे हैं कि यदि डेट डेट की जो कॉस्ट यदि 8% है, तो इक्विटी की जो कॉस्ट है वो 8% से ऊपर ही रहेगी, 8% से नीचे नहीं होगी। सेकेंड वन इज रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट। तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि हम डिवेंचर 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए यूज कर लेते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर के जो रिस्क है, इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम डिवेंचर्स को इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर रहे हैं। थर्ड वन क्या है कि हम यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स रेट की ओर हम इस थ्योरी को देखते टाइम कुछ भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है? तो ओ वाई लाइन के ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रखा है, ओ एक्सिस के ऊपर हमने डिग्री ऑफ लिवरेजेस। डिग्री ऑफ लिवरेजेस मींस कि हम डेट इक्विटी या कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या लेके चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे ऊपर देखो, इसमें के ई का कॉलम दिया हुआ है। के ई के कॉलम मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड बिल्कुल इसके बिल्कुल नीचे दिया हुआ है के डी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को नीचे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ऊपर दिया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता सोर्स है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले में। देन उसके बाद के ओ मीन्स ओवरऑल कॉस्ट। के ओ का मतलब यहां से हमारा क्या है? ओवरऑल कॉस्ट। ओ वाई लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो के ई को हमारी जो कॉस्ट है के ई से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो कॉस्ट है वो के ई से स्टार्ट हो रही है। मींस यदि हम कुछ भी डेट कोई भी डेट यूज नहीं कर रहे तो हमारी जो कॉस्ट होएगी के ई। हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट क्या होएगी? के ई। और यदि हम जैसे जैसे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज कर रहे हैं वैसे वैसे ये लाइन नीचे आ रही है। वैसे वैसे ये लाइन नीचे आ रही है, लेकिन ये लाइन इसको टच नहीं करेगी। ये लाइन के ओ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल की ये लाइन के डी को टच नहीं करेगी। यदि ये के डी को टच करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने अपने स्ट्रक्चर में सारे के सारे डेट को यूज कर रखा है। तो यहाँ से ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज करते रहोगे, आप लोगों की ओवरऑल कॉस्ट नीचे आती रहेगी। उसका कारण क्या होगा? वही दो मेन कारण रहेंगे कि डिवेंचर्स ऋण का सस्ता सोर्स है, और सेकंड वन इज क्या रहेगा कि इक्विटी के रिस्क में कोई भी चेंज यहां से नहीं हो रहा। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच बिल्कुल इस अप्रोच के रिवर्स है। ये डेविड डुरांड ने बोला था। पहली वाली थ्योरी भी डेविड डुरांड की थी और ये वाली थ्योरी भी डेविड डुरांड की है। तो इस थ्योरी का हम दूसरा नाम भी हम इसको बोल सकते हैं इररेलीवेंट थ्योरी। इररेलीवेंट मीन्स कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, चाहे हम इक्विटी को उसमें ज़्यादा रखें चाहे डिवेंचर्स को उसमें ज़्यादा रखें, उसके ऊपर कोई भी चेंज उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, न ही हमारी फर्म की वैल्यू के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट इक्विटी रेशो। जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो हर एक लेवल के ऊपर सेम रहेगी, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी। डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चाहे आप डेट को ज़्यादा यूज़ कर लो चाहे डेट को कम यूज़ कर लो, आप लोगों का की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। कुछ एक इसकी एजम्पशंस दी हुई हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। फर्स्ट वन इन्होंने दिया है, मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ फर्म एज ए होल, दस द स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी नॉट इम्पोर्टेंट। तो कैपिटलाइज जो वैल्यू है फर्म की एज होल मापेंगे, हम ऐसा नहीं देखेंगे उसमें कि इक्विटी की कितनी वैल्यू है, डिवेंचर्स की कितनी वैल्यू है। हम ऊपर वाली जो थ्योरी थी उसमें हमने इनका कैलकुलेशन अलग अलग किया था, लेकिन यहाँ पे जो फर्म की वेल्थ है ओवरऑल उसको मापेंगे, न कि हम इनको अलग अलग से निकाल के फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरऑल कैपिटल वैल्यू निकाल लेंगे, देन उस ओवरऑल कैपिटल में से जितने हमने डेट यूज कर रखे हैं वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग की जो वैल्यू आएगी वो हमारी इक्विटी बच जाएगा। सेकंड वन जो इसकी एजम्पशन है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये ऊपर वाले में भी था कि जो हमारी कॉस्ट है डिवेंचर की वो क्या रहेगी, इक्विटी के मुकाबले में कम रहेगी। थर्ड वन इज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट। द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट। देखो इस पॉइंट में ही चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है
इसी पॉइंट में हो रहा है। इससे ऊपर वाली थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि डिबेंचर्स को ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज करने से इक्विटी के रिस्क में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट, मीन्स इक्विटी को फर्क पड़ेगा अब यहाँ से डिबेंचर्स चाहे आप 5 लाख के लो चाहे वो 10 लाख के लो, वो क्या रहेगा उसमें जो उनका रिस्क है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट वन ही आता है देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। हम यहाँ भी कॉर्पोरेट टैक्स को क्या मान के चल रहे हैं, अब्सेंट मान के चल रहे हैं। तो इस डायग्राम से देखो वही के डी कॉस्ट ऑफ डेट, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड के ओ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे देखो के ओ, पहले इससे पहली थ्योरी में हमने देखा था कि उसमें आप लोगों का क्या रहा था, ओवरऑल जो कॉस्ट थी, जैसे जैसे आप डिवेंचर्स को यूज कर रहे थे वैसे वैसे वो नीचे आ रही थी, वो वैसे वैसे डिवेंचर्स जो के डी है उसके पास में आने की वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम डिवेंचर्स को ज़्यादा हम उसमें यूज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से के ई देखो आप लोग इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि आप जो इक्विटी का जो रिस्क है वो हम कांस्टेंट यहाँ पे मान के नहीं चल रहे। तो ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट दिखा दिया कि वो आपकी सेम रहेगी, चाहे आप कितने भी डिबेंचर यूज करें कितने ही इक्विटी यूज करें। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या रहा कि जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल को यूज करोगे, वहां से उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट का रिस्क किसके ऊपर आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर आएगा। तो जैसे जैसे हम डिवेंचर यूज करेंगे इक्विटी का रिस्क बढ़ता रहेगा, तो जैसे ही वो पेमेंट का उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो डिविडेंड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा करेंगे। तो जैसे जैसे उनका रिस्क बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसी प्रोपोर्शंस में हम क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, वो इंक्रीज होती रहेगी। तो इससे क्या फर्क पड़ा, हमने डिवेंचर्स को यूज करके हमने चीप सोर्स को, सस्ते सोर्स को यूज कर लिया, हमारी क्या होगी जी, कॉस्ट कम हो गई। लेकिन क्या हुआ, वो कॉस्ट किसने ऑफसेट कर दी, वही उतनी ही परसेंट से उसके मुकाबले में कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी क्या होगी, जो पहले 12% थी, डिवेंचर्स के ज़्यादा यूज करने से उसकी जो कॉस्ट है वो 14% होगी, 15% होगी। तो जैसे ही जितनी कॉस्ट हमारी डिवेंचर यूज करने से हुई उतनी ही कॉस्ट किन की बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी जो के ओ है वो कांस्टेंट रही। इसका जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कि जो जिससे हमने कॉस्ट कम की थी, उस प्रभाव को किसने कम कर दिया, इक्विटी का रिस्क बढ़ने की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, उस प्रभाव को इन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कांस्टेंट बनी रही। नेक्स्ट वन जो हमारी थ्योरीज है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है जी, इजरा सालोमन के द्वारा ये अप्रोच दी गई थी। अब ये अप्रोच क्या है जी, ये इन दोनों थ्योरी जो हमने पढ़ी है, कौन कौन सी, इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दो थ्योरी हमने पढ़ी है। तो ये क्या कहती है कि ये इन दोनों का जी कम्बिनेशन है, मिड वे है, इसको इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है जी, according to this value, firm can be increased initially or cost of capital can be decreased by using more debt, as the debt is a cheaper source of fund than equity. After the optimum capital structure can be reached by a proper debt equity mix, but after a particular point, if the proportion of debt is increased, then the overall cost of capital start increasing and market value begin to decline. मीन्स ये क्या कहना चाह रही है, ये इस अप्रोच ने क्या कर लिया, जो हमने दो थ्योरी पढ़ी है उन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, कुछ एक फीचर इनकम अप्रोच की ऐड कर ली, कुछ एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की ऐड कर ली। ये थ्योरी क्या कहती है कि इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके पास सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, जैसे ही आप उसमें डिवेंचर्स कैपिटल को यूज करते हो, स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोगों की जो कॉस्ट है डिवेंचर्स यूज करने से, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी।
देन उसके बाद जैसे-जैसे आप डिबेंचर्स यूज़ करते रहोगे, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों का जो डेट इक्विटी मिक्सचर है, आप लोगों का जो प्रोपोर्शन है, कैपिटल जो स्ट्रक्चर है, जो बेस्ट है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, मीन्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट कर लिया इक्विटी और डिबेंचर्स का, जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम है। यदि उसके बाद यदि हम डिबेंचर्स को फिर भी यूज़ करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाएगी, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी फिर। कारण क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बाद हम सिचुएशन कौन सी यूज़ कर देंगे उसके ऊपर, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की सिचुएशंस को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे ही डिबेंचर्स को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इक्विटी का रिस्क वहां से बढ़ जाएगा। लेकिन यही पॉइंट हमने स्टार्टिंग में लिया। लेकिन यदि डिबेंचर्स को 50,000 की जगह हम 1 लाख यूज कर रहे हैं, मीन्स इनिशियल पॉइंट पे थोड़ा बहुत डिबेंचर्स यदि हम यूज करेंगे तो इक्विटी के रिस्क में इतना चेंज नहीं होगा, वो नॉमिनल सा चेंज होगा, उसको उस वो उससे इक्विटी का रिस्क इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि एक सीमा से ज्यादा हम यूज करेंगे तो उस केस में उनका रिस्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इक्विटी की कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी और डिबेंचर्स को वो ऑफसेट कर देगी और उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। हाँ जी, देखो इस पॉइंट्स में ये शो कर रहा है के डी मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट, के ओ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इनिशियल स्टेज पे देखो हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट स्टेज पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज पे हमने डिबेंचर्स को यूज किया फर्स्ट स्टेज पे हमने डिबेंचर्स को यूज किया। जैसे ही हमने डिबेंचर्स को यूज किया स्टेज 1 में, के ओ नीचे आना स्टार्ट हो गई, के ओ नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास सिर्फ इक्विटी थी, इक्विटी के साथ हमने डिबेंचर्स को जैसे ही रिलेट किया, चीपर सोर्स को रिलेट किया, उसकी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो नीचे आने लगी। क्यों आने लगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को यूज किया, चीप सोर्स है। उसके बाद आप देखो स्टेज 2 पे, स्टेज 2 पे ये क्या बता रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मींस ऐसा कॉम्बिनेशंस जहां पे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोएस्ट है, आपकी लोएस्ट है और फर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो यदि आप इस स्टेज तक करते हो, यदि आप इस स्टेज तक डिबेंचर्स को यूज करते हो, तो इस स्टेज तक कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मीन्स आप लोग एक बार के ई को देखो, पहली स्टेज के बाद, पहली एक निश्चित पॉइंट के बाद, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 10 लाख रुपए का इक्विटी यदि हम यूज कर रहे हैं, यदि उसमें 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स ऐड कर दिए तो इक्विटी के रिस्क में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि फिर 10 के साथ 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया, जैसे जैसे डिवेंचर्स का अमाउंट बढ़ेगा फिर उनका रिस्क बढ़ता रहेगा। 1 लाख 2 लाख यदि हम यूज कर रहे हैं तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की लाइन बिल्कुल थोड़ी सी सीधी थी, उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। इंक्रीज होना स्टार्ट क्यों हुई, वो उसका कारण क्या था, क्योंकि उनका रिस्क इंक्रीज हो रहा था। स्टेज 2 में देखो बिल्कुल कांस्टेंट लाइन जा रही है, किसकी जा रही है कांस्टेंट लाइन, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बिल्कुल कांस्टेंट लाइन जा रही है। उसका कारण क्या है, सस्ता सोर्स हमने डिवेंचर यूज किया, कॉस्ट कम कर दी, लेकिन इक्विटी का रिस्क ऊपर बढ़ रहा है, इक्विटी का रिस्क बढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो उसके इफेक्ट को, डिवेंचर्स ने जो कॉस्ट कम की उसके इफेक्ट को उसने कम कर दिया, जैसे हमने नेट ऑपरेटिंग में किया था। ये स्टेज 2 तक कॉन्स्टेंट रही। देन उसके बाद देखो स्टेज 3 में के डी भी बढ़ रहा है। के डी बढ़ने का कारण क्या है, के डी बढ़ने का कारण क्या है, यदि हम किसी भी बैंक से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहे हैं, एक तो उससे हम 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, एक उससे कई गुना ज्यादा, 1 लाख से कई गुना ज्यादा, 10 लाख का, 12 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो उस व्यक्ति का भी तो, वो व्यक्ति भी तो रिस्क बढ़ रहा है उसका,
उसका रिस्क 1 लाख की जगह उसका रिस्क इतना जा रहा है, 12 लाख जा रहा है, तो वो उस रिस्क के लिए क्या करेगा, उसमें अपना कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा, वो वहां से उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। देन उसके बाद केई तो आपको पता ही है कि डेट को ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होएगा, केई ऊपर जाएगा। तो अब ये स्टेज में डिवेंचर्स को ज्यादा यूज कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या किया, डिवेंचर्स की जो रेट है 7 की बजाय वो 8% होगी, 9% हो गई। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, के ओ को आप देखो, के ई तो पहले ही इंक्रीज हो रहा है, तो अब ये दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो के ओ भी इनके साथ इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन जो हमारी लास्ट वन अप्रोच आती है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है, तो ये अप्रोच दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रही है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट, कि यदि कॉर्पोरेट टैक्स को हम इग्नोर करते हैं, जब हम कॉर्पोरेट टैक्स को इग्नोर करते हैं, तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच नेट इनकम अप्रोच के बिल्कुल रिवर्स और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के समान हो जाएगी। जब हम टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच इरेलीवेंट अप्रोच होगी। इरेलीवेंट अप्रोच मींस कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी का कोई भी यदि हम मिक्सचर लेंगे, तो हमारी फर्म की वैल्यू, हमारी फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच एक विचार को और लेके चल रही है कि यदि दोनों कंपनीज में सेम रिस्क है, सेम टाइप, फॉर एग्जांपल फर्म ए एंड फर्म बी, फर्म ए एंड फर्म बी दोनों ही कंपनीज में सेम टाइप का रिस्क है, दोनों ही कंपनी की इनकम भी सेम है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों ही कंपनी 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं, दोनों ही कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो 1-1 लाख रुपए है। तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच कहती है कि इन दोनों कंपनीज के जो शेयर्स की वैल्यू है, शॉर्ट टर्म तक तो वेरिएंस हो सकता है, एक ए की वैल्यू 50 रुपये हो सकती है, बी की वैल्यू 48 हो सकती है, 45 फॉर शॉर्ट टर्म, लेकिन ये लंबे टाइम के लिए, ये लंबे टाइम के लिए इन दोनों फर्म्स की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कि हमने फर्म ए में पैसे लगाए 12,000 और वहां से 10 हमें जो पैसे मिल रहे हैं 1,000 रुपये। ऐसे ही हमने 10,000 रुपये फर्म ए में हमने पैसे लगाए 10,000 रुपये, हमें वहां से इनकम हो रही है 1,000 रुपये की। फर्म बी में हमने रुपए लगाए 8,000, वहां से हमें इनकम हो रही है 1,000 रुपये की। तो इस कंडीशंस में देखो आप दोनों ही, एक तो आपको 8,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये की इनकम हो रही है, दूसरे केस में 10,000 रुपये आपको लगाने पड़ रहे हैं। तो इस केस में क्या ऐसा हो सकता है कि आप 10,000 रुपये दोबारा से वहां पे रिपीट करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, वहां से वो 10,000 रुपये निकाल सकते हो, वहां से वो उस कंपनी से 10,000 रुपये आप निकाल दोगे और 2,000 रुपये अपने पास रख के 8,000 रुपये दोबारा से बी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे। तो वहीं से इनकम आपको 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और 1,000 रुपये की इनकम भी आपको हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होती है। आर्बिट्रेज प्रोसेस मीन्स कि जो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू, दोनों कंपनी की इनकम सेम है और जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है उसको लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और जिस कंपनी के फर्म की शेयर्स की वैल्यू कम है उसको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक कंपनी के शेयर बढ़ेगी और दूसरी कंपनी की परचेज बढ़ेगी। जिस कंपनी की शेयर बढ़ेगी उसके शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू परचेज होगी उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उन दोनों कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो अजम्पशंस कुछ एक मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच ने दी है। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट का मीन्स कि चाहे एक इंडिविजुअल व्यक्ति
चाहे एक इंडिविजुअल लोन ले रहा है, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन लोन ले रहा है, एक कंपनी को पैसे की जरूरत है, उसको भी 6% से रुपया उधार पे मिल रहा है, और एक व्यक्ति को रुपए की जरूरत है, उसको भी 6% के उधार 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उसको मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति है, चाहे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यदि लोन की आवश्यकता है तो वो उनको सेम रेट पे मिलेगा। होमोजीनियस रिस्क क्लास ऑफ फर्म, तो यहाँ पे अभी हमने किया कि फर्म ए और बी दोनों ही कंपनीज का जो दोनों दोनों ही फर्म है, उन दोनों ही फर्म का जो रिस्क है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी, 100% पे आउट रेशो, जो कंपनी की जो इनकम होगी वो क्या रहेगी, जितनी भी उसको इनकम होगी वो उसको क्या कर देगी, एज ए डिविडेंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और फर्स्ट वन हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, कोई भी कॉरपोरेट टैक्स हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। तो जो ये वाली अप्रोच थी इन नो कॉरपोरेट टैक्स, तो ये इरेलीवेंट है। दोनों दो फर्म का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो सेम रिस्क है और सेम इनकम दोनों जनरेट कर रही हैं। तो इस केसेस में दोनों फर्म्स के शेयर्स की वैल्यू एक लंबे टाइम तक अलग अलग नहीं हो सकती। आर्बिट्रेज प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस मींस जिस फर्म के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है उसको सेल कर देंगे, और जिस फर्म के शेयर्स की वैल्यू कम है उसको परचेज कर देंगे। परचेज से डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने से हमारे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी साइड से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होने से हमारे जो शेयर्स की प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये कौन से कॉम्बिनेशन पे आके रुकेंगी, जब तक इन दोनों फर्म्स के शेयर्स की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती, वहां तक ये दोनों चलेंगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम मींस यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है दोनों कंपनीज की सेम रहने वाली है, दोनों फर्म की सेम रहने वाली है। In the absence of corporate tax, total value of the firm must be constant irrespective of degree of leverage, that is debt equity ratio. This can be justified by arbitrage process. This approach is similar to the net operating income approach when tax are ignored. तो अभी हमने कहा कि मोदी कल्याणियन मिलर अप्रोच, यदि हम टैक्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो सेकंड वाली डेविड डुरान ने दी थी उसके बिल्कुल सेम हो जाएगी, वो उसके बिल्कुल सेम हो जाएगी। सेकंड वन, यदि हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में वो किसके समान बन जाएगी, नेट इनकम अप्रोच के वो समान बन जाएगी। तो हमारे ये चार थ्योरीज थी। फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, ट्रेडिशनल एंड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम के मुकाबले में दोनों ही ये इरेलीवेंट है, नेट ऑपरेटिंग और मोदी गिलानी एंड मिलर, इन अब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसको मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच को थोड़ा सा बेस्ट बताया, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो थ्योरीज है ये प्रोसेस दिखाती है कि कारण क्या होता है। आर्बिट्रेज प्रोसेस इन्होंने दिखाया है कि यदि इसके इरेलीवेंस होने का कारण क्या है, इरेलीवेंट होने का कारण क्या है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल है चाहे वो फर्म है, उन दोनों को सेम रेट के ऊपर क्या मिल रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर मिल रही है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर रहे। उसी की वजह से यहाँ पे एक व्यक्ति पर्सनल लिवरेजेस स्टार्ट कर सकता है। पर्सनल लिवरेजेस मतलब कि वो लोन लेके दूसरी कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, वो वहां पे क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये थी हमारी चार अप्रोच। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स यदि कोई क्वेरी होगी तो हम वो हमारी क्लास में कंसीडर कर लेंगे, आप लोगों की फीडबैक वहां से ले लेंगे, और यदि किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया तो हम अपनी क्लास में इसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।